नमस्कार, मैं हूं सुभाष झा और आज मैं न्याय के पर चर्चा के इस सत्र में, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो विषय है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत का मिलना। वैसे मैं जानता हूं कि इस विषय पे बहुत वक्ताओं ने बहुत बातें की हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर कानून को गंभीरता से जानने वाले लोगों ने बहुत कम कहा है। जो नॉन लॉयर्स हैं, जो वकील नहीं हैं या वकालत के क्षेत्र में जिनका अनुभव बहुत ही कम है, ऐसे लोगों ने कहा है। ये बात निश्चित है कि उन लोगों ने भी बहुत गंभीर विषय उठाए हैं, लेकिन मैं उन सब से हट के कुछ बात करना चाहता हूं जो कि मूलतः शुद्धतः मात्र अब हमारे देश के जो कानून हैं उस पर निर्भर करता है। हाईकोर्ट में घटनाक्रम को हम अगर देखें तो 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार होते हैं अरविंद केजरीवाल शाम को करीब 9 बजे, और उसके बाद में 22 मार्च को पहली बार उनको पीएमएलए कोर्ट में, जो स्पेशल कोर्ट है दिल्ली में, उसमें उनको वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद में उनको रिमांड दिया जाता है। 22 तारीख को उनको 26 तारीख तक रिमांड दिया जाता है। अब वो जो उनको अरेस्ट किया, सेक्शन 19 के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो पावर्स हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उनके अधिकारों को चैलेंज किया कि सेक्शन 19 में जो अधिकार हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उन अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं हुआ और उनकी जो गिरफ्तारी है वो न्याय संगत नहीं है। इस बात को लेकर सेक्शन 19 के पीएमएलए के प्रावधान को चैलेंज किया गया और साथ ही साथ 22 मार्च 2024 को जो पीएमएलए कोर्ट ने उनको रिमांड दिया 28 तारीख तक, 28 मार्च तक, उन दोनों निर्णय को भी चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया। अब पिटिशन जो फाइल किया गया वो आर्टिकल 226 और 227 में किया गया है। अब जो आर्टिकल 226 का जो प्रावधान है कि वो कब उसको फाइल किया जाता, उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। बेल एप्लीकेशन अगर फाइल होता तो उसकी बात और थी, हम इस विषय पे अलग ढंग से बात कर रहे होते। लेकिन चूंकि पिटिशन 226 में फाइल किया गया था, 226 में फाइल किया गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जिन्होंने कि 106 पन्ने का जजमेंट 9 अप्रैल को दिया 2024 को, उसमें उन्होंने इस बात के बारे में उल्लेख किया है कि हमने तो उनको कहा कि अगर आप चाहें, कोर्ट शायद ये कहना चाहती थी, बिना संभवतः ये कहना चाहती थी कि आप, हो सकता है कि आपने जो बाद के जो रिमांड के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि 22 तारीख को जो रिमांड मिला पहली बार वो 28 मार्च को मिला और 28 मार्च के बाद में 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल के बाद में 15 अप्रैल को मिला, और 22 मार्च को जब रिमांड हो चुका था उसके बाद में सुनवाई हुई, और जब सुनवाई हुई तो 28 मार्च का भी रिमांड हो चुका था। तो हाईकोर्ट के जज ने ये कहा, ऐसा लगता है जजमेंट से, कि अगर आप चाहें तो अपने प्रेयर को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो बाद में, उसके बाद में पश्चात जो रिमांड दिया गया पीएमएलए कोर्ट से, उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहिबा ने 106 पन्ने का जजमेंट दिया, और वो जजमेंट जो है 9 अप्रैल 2024 को आता है, और 10 अप्रैल 2024 को एसएलपी फाइल हो जाता है। मॉर्निंग, मतलब सुबह प्रातःकाल 9 बजे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से, कि उनको पता था कि ये क्या निर्णय होने वाला है। 106 पन्ने का अगर जजमेंट को अगर आप एसएलपी आप रातों रात तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में उसको फाइल भी कर लेते हैं, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसकी लिस्टिंग कई बार होती है, और उसके बाद 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को और 3 मई और 7 मई को इसकी लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है, और 10 मई को 2024 को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, क्या वो न्यायोचित था, न्याय संगत था, न्याय के आधार पर था, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम चर्चा उसी पे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सरासर गलत है, और वो गलत इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही अपने आदेश हैं। विषय क्या था कि क्या सेक्शन 19 के अंतर्गत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। 106 पन्ने का जब जजमेंट दिया सुप्रीम हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो क्या इन सब बातों को नहीं कहा था? क्या यही बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच, जो कि कोई भी किसी भी विषय को, मैं कई मैटर चला चुका हूं उस बेंच के पास में, 2 मिनट से ज्यादा वो सुनती नहीं है, और इस मैटर के अंदर में, इस पिटिशन के अंदर में ऐसा क्या विशेष था कि आपको 106 पन्ने के जजमेंट को पढ़ने के बाद में भी ये पता नहीं चला कि इस पिटिशन के अंदर में जो एसएलपी फाइल किया गया आपके कोर्ट में, उसमें कोई दम नहीं है, इसको डिसमिस ही होना चाहिए था। यह बात समझ से परे है। आपने क्यों इसको और पिटिशन के तरह, जिस प्रकार आपके न्यायालय में, मतलब जस्टिस खन्ना की बेंच और जस्टिस दत्ता के बेंच के पास में हो रहा है, आज मैं तो जब कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं अपने जब मैटर की प्रतीक्षा में रहता हूं तो मैं घंटों वहां पर देखता रहता हूं कि क्या होता है। तो मैं तो नहीं देखता हूं कि 2 मिनट से ज्यादा कोई मैटर अगर कोई चलता है, या 3 मिनट से ज्यादा कोई मैटर चलता है, तो अगर आपके पास में 1.5 या 2 मिनट के अंदर में या 3 मिनट के अंदर में और ये सारे के सारे पिटिशन डिसमिस ही होते हैं। ये जो आपके जस्टिस खन्ना की बेंच के पास में अगर कोई डेटा अगर कोई निकालने के लिए बैठे, उसकी समीक्षा करे, तो आपको ये मिलेगा कि ये सारे के सारे पिटिशन जो हैं वो डिसमिस हो जाते हैं उनके पिटिशन के कोर्ट में। तो ये बहुत कोई लिबरल और बहुत रिलीफ ओरिएंटेड कोर्ट नहीं मानी जाती है। उस बेंच के पास में इस प्रकार का पिटिशन, जिस पिटिशन के अंदर में कोई दम नहीं है, जिस पिटिशन को त्वरित खारिज करना चाहिए था, उस पिटिशन को आपने इतने दिनों तक आप बार बार सुनते रहे उसको। ऐसी क्या मजबूरी थी आपके पास में कि आप इस पिटिशन को, आपको यह समझ नहीं आया कि इस पिटिशन को तो आधे मिनट में डिसमिस करना चाहिए था। इशू बड़ा लिमिटेड था कि क्या ये न्याय संगत था या नहीं था। सेक्शन 19 जो पीएमएलए एक्ट है उसके विरुद्ध ये निर्णय लिया गया है क्या, या उसके विरुद्ध जो जाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या उनकी गिरफ्तारी की है क्या, इतना ही था प्रश्न। अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने निर्णय ठीक लिया कि नहीं लिया, 226 के अंदर में बेल देने की आप प्रक्रिया में थे, आप इंटरिम बेल, उसने बेल मांगी हो और हाई कोर्ट ने निरस्त किया हो, उस ऑर्डर को अगर चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट में होता तो आप ये शायद कदाचित कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये आर्टिकल 226 के पिटिशन को चैलेंज किया गया था, तो आपका ये जो आपने इंटरिम बेल दिया माय लॉर्ड, ये आपका निर्णय उचित नहीं है। आपके ही अपने जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख लीजिए, हमीदा वर्सेस रशीद 2008 वॉल्यूम 1 SCC 474, और उस केस में मधुलिमय के केस जो कि 1977 का है, उस 1977, वो भी महाराष्ट्र से गया हुआ है, 1977 के जजमेंट, मतलब 47 वर्ष पुराना जजमेंट है। इस केस के अंदर में, हमीदा के केस के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजेस, ऐसे कोर्टों के उदाहरण दिए गए हैं कि अगर हाई कोर्ट भी अगर 226 के और के आर्टिकल 226 के पावर्स को या 482 CRPC के पावर्स को एक्सरसाइज करती है, जबकि 439 का ऑल्टरनेटिव रेमेडी होते हुए भी, तो वो गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट के निर्णय को क्रिटिसाइज किया गया है। अब ये बात अलग है कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से ये जजमेंट को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, आपको नहीं पता होना चाहिए था। 47 वर्ष पुराना जजमेंट है मधुलिमय का, क्या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्या आपके जो भी आपको उसमें असिस्ट करता होगा, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो आपको ढूंढ के ला कर देते हैं? क्या किसी ने ये आपको जजमेंट नहीं दिया कि ये जजमेंट जो है इसके आधार पे आप इंटरिम बेल नहीं दे सकते? आप, मेरा ऐसा मानना है।
कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल ही गलत है। और आप अभी क्या किया आपने, इसी बेंच ने 1 मार्च 2024 को आशाराम बापू, जो कि 85 वर्ष से भी ज्यादा उनकी आयु है, और एम्स के 7 डॉक्टर्स की टीम ने उनको सर्टिफाई किया हुआ है कि उनको बहुत ही भयंकर बीमारी है और उसका उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब उन्होंने कहा कि सर्जरी इस प्रकार की है, ऐसी गंभीर रोगों से वो ग्रस्त हैं कि उसका इलाज जो है, उसका ट्रीटमेंट जो है या सर्जरी है, वो माधव बाग जो महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल है वहां पर हो सकती है। अब वो माधव बाग जो है वो खालापुर के पास में है। अब खालापुर के पास में है, आप ये कर सकते थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा था कि हम उसके लिए तैयार हैं। आपने निर्णय नहीं लिया कि हाँ ठीक है, हम उनको माधवबाग के हॉस्पिटल में भेजते हैं। वो भी रिलीफ आपने नहीं दिया। उस रिलीफ को लेने के लिए भी आपने राजस्थान में भेज दिया एक 85 वर्ष के इतने आयु के व्यक्ति को, जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। तब आपके हाई कोर्ट के, आपके सुप्रीम कोर्ट के पावर्स कहां चले गए थे? आपने अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया का केस किया था। मनीष सिसोदिया के केस के अंदर में आपका ही जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहां पे कि आपने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया और वहां पे बेल एप्लीकेशन आपने खारिज किया। तो क्या आपको एक्साइज का घोटाला क्या है, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि दिल्ली के एक्साइज का घोटाला क्या है। उसमें आपके ही जजमेंट में लिखा गया है या दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों की मिलीभगत है, दोनों का षड्यंत्र है इस पैसे को गबन करने के लिए, उस पैसे को गबन करके और उसको गोवा के इलेक्शन में उस पैसे को 45 करोड़ को लगाना, जो बहुत बड़ा काम है, वो तो 100 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन 45 करोड़ रुपए जो है वो गबन कर, जो आपने घोटाला किया, उस पैसे को गोवा के इलेक्शन में खर्च करना, लोगों को कैश में पैसे देना और इस प्रकार का पूरे की पूरी न्यायिक व्यवस्था के साथ को मजाक बना लेना, एक व्यंग बना देना, ये कितना बड़ा घृणित कार्य है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? और ऐसे आरोपी के लिए आप कहते हैं कि डजंट हैव एनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। मनीष सिसोदिया ने तो 2 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए थे, उसको एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया था। अरविंद केजरीवाल ने तो पता नहीं कितने मोबाइल फोन्स को तोड़ दिया या उसको जला दिया, उसको मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया या पानी में फेंक दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 ऑफ आईपीसी में ये ऑफेंस बनता है और ये केस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। अगर केस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है और मनीष सिसोदिया जेल में, तो केजरीवाल बेल पे कैसे हो सकता है? माय लॉर्ड, आपने बहुत बड़ी गलती की, आप चूक गए। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि आपने ऐसे निर्णय क्यों लिए। हो सकता है कि हम जैसे ही एक मनुष्य हैं, आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, भले आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लेकिन टू अर्र, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि टू अर्र इज ह्यूमन एंड वी आर ऑल बाउंड टू अर्र एट सम प्लेस और द अदर, at some level or the other. So therefore, if you have erred or it is actuated by some other motive, that could be a matter of investigation. इसकी छानबीन होनी चाहिए। क्या हमारे न्यायाधीश जो हैं उनके लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? इस प्रकार के आप एक ही प्रकार के विषयों पे अगर अलग अलग निर्णय आप लेते हैं, तो आप कैसे चाहते हैं कि देश के 140 करोड़ के लोगों का आपके ऊपर में विश्वास बना रहे? कैसे विश्वास हो सकता है? ये विश्वास जो है ध्वस्त हो चुका है। इस विश्वास को वापस लाना भी आपका ही काम है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये काम सरकार को करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि हमारे न्यायाधीशों के लिए भी कोई कानून बनाए। आप कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं? आपको कानून के अंतर्गत रहकर ही काम करना पड़ेगा। और अगर आप कानून की लक्ष्मण रेखा को लांघना चाहेंगे
तो कानून के शिकंजे में आप भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।